नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। प्राइम टाइम में आज आला, उबल, छत्रसाल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमि बुंदेलखंड की बदहाली की कहानी और उसके गांव पर भ्रष्टाचार का नमक छिड़कती व्यवस्था का हाल। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में फैला बुंदेलखंड सालों से बादलों की बेरुखी का शिकार रहा है। बुंदेलखंड में करीब 13 जिले आते हैं, दोनों राज्यों से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, और इलाका करीब 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इस इलाके ने 2003 से लेकर 2010 तक भयानक सूखे की मार झेली है। यहां तक कि किसानों को अपनी पारंपरिक फसलों में बदलाव करना पड़ा। मॉनसून पर आश्रित बाजरा और दाल की जगह सर्दियों में सिंचाई के भरोसे उगने वाले गेहूं, मटर, सरसों जैसी फसलें उगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, लिहाजा बोरवेल खोदे गए, कर्ज पर ट्रैक्टर खरीदे गए, महंगे दामों पर बीज और खाद खरीदे, लेकिन फसलें फिर भी अच्छी नहीं हुई। जमीन के नीचे पानी का स्तर बहुत घट गया। एक के बाद एक फसलों के सीजन बर्बाद होते रहे और किसान कर्जदारों के जाल में फंसते चले गए। नतीजा, लाखों किसान बर्बाद होते चले गए। बुंदेलखंड की बदहाली की कहानी जब देश भर के सामने आनी शुरू हुई तो सियासी दलों की नींद टूटी। पार्टियों ने वोटों की फसल की खातिर किसानों की फसल की बर्बादी का हवाला दिया। खुद राहुल गांधी ने बुंदेलखंड को मुद्दा बनाया, अपनी सरकार के सामने बड़े पैकेज की चुनौती रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने दूसरे दौर में बुंदेलखंड के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भी किया, 7,000 करोड़ के पैकेज का। लेकिन इस पैकेज का क्या हुआ? क्या बीते 2-3 सालों में बुंदेलखंड की हालत सुधरी? इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। वो बुंदेलखंड के दूर दराज के इलाकों में गए, गांव में घूमे, लोगों से बात की और एक निराश करने वाली कहानी लेकर दिल्ली लौटे हैं। आज प्राइम टाइम में हम करेंगे बुंदेलखंड की बदहाली पर चर्चा। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं रवीश रंजन शुक्ला की एक रिपोर्ट। कैसे कागजों पर चेक डैम बने, कैसे जंगलों में पार्क बना दिए गए, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। कानपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर चित्रकूट में करीब 5,000 एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए 3 साल पहले रसिन बांध बना। 76 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बांध का गेट आज तक नहीं खोला गया। यही वजह है कि बांध का पानी इन सूखी नहरों में कभी पहुंचा ही नहीं। बांध का कोई उपयोग आप लोगों के लिए? कोई उपयोग रसिन गांव के लिए कोई उपयोग नहीं, अन्य जगह भी कोई उपयोग नहीं। मशीनों के द्वारा सिंचाई माने हो जाए, वो भी सब जगह नहीं। रसिन गांव के लोग इस बांध के पानी को अपने खेतों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो आखिर ये जो नहर, सूखी हुई नहर पड़ी हुई है, उसका पानी कैसे दूरदराज के उन सूखे खेतों तक पहुंचता होगा, जिनके किसान पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये कंट्रोल रूम है, पता नहीं किस चीज से यहाँ का कंट्रोल होता है अब तक। भैया, किस चीज से कंट्रोल होता है? क्या है इसमें कंट्रोल रूम में? कोई नहीं रहता है इसमें, बस खाली बनवा दिया गया है सरकार का। हाँ। इसमें कोई ना देखने के लिए रहता है, ना कोई सुनने के लिए रहता है। देखिए, झूठ का पैसा खर्चा हुआ है, टूटा फूटा ये खिड़की की है। बांध के कंट्रोल रूम की खंडहर हो रही इमारत, टूटे पड़े कमरे गवाही दे रहे हैं कि नहरों तक पानी क्यों नहीं पहुंचा। रसिन बांध से ही सटे 2 पार्क हैं, जहां तक पहुंचने के लिए इस तरह आपको जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। इस बियाबान जंगल में बने इस पार्क में हम किसी तरह कूदते फांदते पहुंचे। यहाँ लगे गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष पार्क में इधर उधर बिखरे मिले। हालांकि कुछ लोग इस तरह जरूर पार्क में इधर उधर घूमते मिले। काहे के लिए बना दिया यहाँ पर? पता नहीं, ये सब पैसा खाने के लिए, वो खा गए चले गए। नहीं, आंधी में कभी ये मूर्ति गिरती है। यहाँ पेड़ भी नहीं है, बस देख लीजिए ना सब। तो आप सोच सकते हैं कि इस पार्क में करोड़ों रुपए लगा दिए गए और भूषण जैसे जो किसान हैं, उनके अगर खेत में एक कुआं ही खोद दिया जाता तो शायद उस कुएं के पानी से इनका खेत
सिंचित होता और कुछ उसमें फसल पैदा होती। लेकिन अब समझ से परे है कि इस तरीके के पार्क इतने बेयाबान में आखिर किस लिए बनाए गए। लेकिन इस पार्क में लगे ऐसे कई खंभे करप्शन की एक नई कहानी कह रहे हैं। ये खंभा बिल्कुल बाहर से लग रहा है कि एकदम सीमेंटेड खंभा है, लेकिन अब ये जब खंभा टूट कर गिरा तो आप देख सकते हैं कि ये जो आवरण है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है और अंदर इसके जो है वो मोरंग और बालू भर दी गई है ताकि ये थोड़ा भारी रहे और बिल्कुल दूर से लगे कि ये सीमेंटेड बना हुआ है। इस तरीके की जो है वो बहुत ही यूनिक कारीगरी पैसा खाने के लिए इजाद कर दी गई। ये जंगली इलाका कभी कुख्यात डाकू ददुआ की पनाहगाह रहा है। यहाँ पर सरकार ने सिंचाई के लिए कई चेक डैम बनाने की घोषणा की थी। यहीं रास्ते में हमें एक चेक डैम मिला। बुंदेलखंड पैकेज के तहत इससे कुछ छोटे 55 चेक डैम जंगल के पहाड़ी नाले पर बनाए गए हैं। मेरे हाथ में आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई उसका ये पूरा बुंदेलखंड विशेष पैकेज के अंतर्गत जो यहाँ पर 55 चेक डैम बनाए गए उसकी पूरी डिटेल है। और अब हम कुलुआ के जंगल की ओर जा रहे हैं जो कि ड्राई चेक डैम यहाँ पर बनाया गया है। आइए चलकर देखते हैं कि ये चेक डैम इस बियाबान जंगल में है भी कि नहीं है। 10 किलोमीटर पैदल चलकर जब हम किसी तरह इस पहाड़ी नाले तक पहुंचे तो चेक डैम के नाम पर पत्थर रखे दिखाई पड़े। ये जो 55 चेक डैम बनाए गए, एक चेक डैम की कीमत 5 लाख रुपया है जी। आपको लगता है कि इसमें 5 लाख रुपया भी खर्चा होगा? स्थानीय आदिवासियों को यहीं पे चरवाहों को बुलाया गया, उनसे यहीं पे पत्थर उठा दिए गए नाले के आसपास के, और यहीं के पत्थर उठा के यहीं पे एक के ऊपर एक इस तरह से बाढ़, जिसे हम हदबंदी बोलेंगे, हदबंदी के रूप में ये रख दिए गए। अब आप खुद सोचिए कि खुशकिस्मती है इस चेक डैम की कि अभी तक इस नाले में उतना अच्छा पानी नहीं आया। अगर पानी आता तो क्या ये चेक डैम इस पानी को संचित या रोकने में कामयाब हो पाता कि नहीं? लेकिन इससे आगे जब दूसरे चेक डैम को हम खोजने निकले तो वहां पत्थरों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। ये पहाड़ी नाले का दूसरा चेक डैम है, इसे भी उसी 5 लाख रुपए की कीमत से बनाया गया। अब आप सोचिए ये चेक डैम कुछ अवशेष या खंडहर टाइप का, ये बस चेक डैम एक नाम का चेक डैम है। बाकी आपको ऐसा लगेगा कैमरे में कि एक पत्थरों का ढेर यहाँ पर रख दिया गया है। अब आप सोचिए कि ये उस बुंदेलखंड पैकेज की हकीकत है जो मासूम, बेबस, लाचार किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए, सूखे से निपटने के लिए बनाया गया था। और आप सोचिए कि किस तरह के किसानों के साथ में एक मजाक किया जा रहा है। बांदा से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं आज इस पूरे मसले को हमें समझाने के लिए। वीएम सिंह किसान नेता हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के, प्रदीप जैन प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये जब कांग्रेस की सरकार थी मिनिस्टर भी बनाए गए और इसी इलाके से आते हैं, जूही सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ, और रवीश रंजन शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये जो पूरा मसला सामने आया, जो रिपोर्ट सामने आई, समझने की कोशिश करेंगे। जो बुंदेलखंड का मसला, जब चुनाव आते हैं तो बार बार बुंदेलखंड के नाम पर रैलियां होती हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती है? जो फंड दिया गया सरकार की तरफ से उसका क्या हुआ? रवीश रंजन की रिपोर्ट जो आपने देखी उसमें देखा कि एक चेक डैम जो है उसके लिए 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वहीं के स्थानीय पत्थर रखे गए थे। और साथ में हमारे किसानों के लिए क्या हुआ, किसानों को क्या मिला, आज ये प्राइम टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे। सुधांशु जी, पहले मैं आपके पास आऊँगी। हमेशा हमारे राजनेता बुंदेलखंड के मसले को उठाते हैं और प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 25, 2013 में विजय शंखनाद रैली की थी झांसी में, बुंदेलखंड के एरिया में, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो कांग्रेस है उसने तो इस पूरे इलाके को एक तरह से अयोग्य बना दिया है, मोहताज बना दिया है। यहाँ का जो युवा है काम करने लायक नहीं है, वो जाएगा गुजरात में और वहाँ की फैक्ट्रीज में काम करेगा, फिर वापस यहाँ पे 6 महीने आएगा और अपनी भूमि सींचेगा। बुंदेलखंड की क्या अहमियत है हमारे केंद्र सरकार के लिए समय? देखिए, ये जो किसान की समस्या है
जी। ये पूरे भारत के अनेक अंचलों में बहुत ही विकट रूप धारण कर चुकी है और बुंदेलखंड उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर कि किसानों की लंबे समय से यह दुर्दशा है। केंद्र सरकार उसके लिए पूरी तरीके से संवेदनशील है। समस्या के समाधान के दो प्रकार होते हैं। एक तो है तात्कालिक समाधान, जिसमें होता है इतने का पैकेज दे दिया, कोई अगर प्राकृतिक समस्या आ गई उसमें आपने रिलीफ दे दिया, उसको बढ़ा दिया, जो ज्यादातर सरकारें तात्कालिक रूप से लोकप्रियता के लिए करती रहती हैं। और एक होता है स्थायी समाधान, जिसमें आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, सिंचाई की सुविधा क्रिएट की, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की सुविधा क्रिएट की या नहीं। अब इस संदर्भ में यदि आप देखें तो बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में आता है। कुछ जिले मध्य प्रदेश के हैं, कुछ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। पिछली सरकार में, मैं अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीए सरकार में ही जो राशि प्राप्त हुई उसका कितना उपयोग मध्य प्रदेश ने किया, कितना उत्तर प्रदेश ने किया, आंकड़े देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। सिंचाई के लिए जो चीजें आई उत्तर प्रदेश में लगभग नगण्य उत्तर प्रदेश सरकार कर पाई, मध्य प्रदेश सरकार ने 88% उपयोग किया। जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के लिए हर जिले को आवंटित धनराशि थी, मध्य प्रदेश ने उसका 100% उपयोग कर लिया। उत्तर प्रदेश में विभाग आपस में झगड़ते ही रह गए कि साहब वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा, सिंचाई करेगा, और उनमें आपस में ही विवाद होता रहा। तो कहीं ना कहीं चूंकि एग्रीकल्चर कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, केंद्र सिर्फ आपको नहीं, मैं सुधांशु जी आपसे शुरुआत इसलिए की, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रही थी, जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, प्रधानमंत्री का तो मैंने जिक्र किया जो उन्होंने अपनी रैली में किया था, फिर उमा भारती ने भी कहा था कि हम 6 महीने में इस इलाके के लिए बहुत काम करेंगे, इसको अलग से बना देंगे। उसके बाद से जो जमीनी रिपोर्ट अभी हमारे सहयोगी लेकर आए हैं वो खस्ता हालत दिखाई देती है। सब क्या भूल गए, बीजेपी भूल गई है क्या? सिर्फ एक पैकेज नाम मात्र को दे के क्या हमारे केंद्र में इस आकर आप लोग भूल गए बुंदेलखंड के इलाके को? नहीं निधि जी, मैंने यह बात बहुत स्पष्ट किया कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रदेश को करना है, हम प्रदेशों को दे रहे हैं। 2 मैंने उदाहरण देके कहा, एक प्रदेश उसका 100% उपयोग करके केंद्र को रिपोर्ट दे देता है जी। एक प्रदेश में इसी बात को लेकर विभाग लड़ते रहते हैं कि ये पूरा हमको दे दीजिए, और वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाता है। ठीक। तो केंद्र सरकार की इसमें एक सीमाएं है ना, उसके अनुसार केंद्र सरकार अपना अधिकतम प्रयत्न कर रही है। जी, प्रदीप जैन आप हमारे साथ हैं। राहुल गांधी ने बहुत ये मसला उठाया था, अपने सरकार से पैकेज मांगा था, 7,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज भी दे दिया गया था। आपको कैबिनेट मंत्री भी, आप केंद्रीय कैबिनेट में भी आए थे, लेकिन क्या हुआ बुंदेलखंड का? कांग्रेस ही भूल गई एक पैकेज देकर बस। निधि जी, बुंदेलखंड सौर पराक्रम और वैभव की माटी रही है, और जब लगातार 18 सालों से सूखा पड़ा, राहुल जी बुंदेलखंड की सरजमी पर गए और पैकेज दिया। पैकेज का क्रियान्वयन राज्य सरकारों को करना था, और कांग्रेस ने हमेशा ये मांग की कि इसकी जांच, हम लोग अपने कार्यकाल में भी कहते रहे कि इसको ऑनलाइन राज्य सरकारें करें। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी लेटर लिखा, लेकिन ना उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ऑनलाइन पूरी ट्रांसपेरेंट किया, ना मध्य प्रदेश में। प्रदीप जी, आप सिर्फ देखते रहे, आप एक दर्शक बने रहते रहे, आपका जो इलाका है वो जर्जर होता रहा, आप सिर्फ यहाँ पे केंद्र में बैठकर आराम करते रहे। नहीं, निश्चित रूप से आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। संघीय ढांचे में जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर NRHM का घोटाला हुआ, केंद्र सरकार जब फंड आवंटित करती है तो राज्य सरकार के भी अपने प्रदीप जी आप मुझे कह रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम तो आपके सामने यथास्थिति रख रहे हैं, समझ तो हम गए, आप लोग हमारे नेतागण कब समझेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, आप हम लोगों की नीयत समझिए। बुंदेलखंड में पैकेज के अलावा भी राहुल जी ने एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, जिसका निर्माण कार्य वर्तमान की सरकार शुरू नहीं करा रही। झांसी के अंदर BHEL है, जिसमें बिलासराव देशमुख गए थे। आपने कितनी निगरानी रखी होगी प्रदीप जैन जी, वो चेक डैम देखकर, और जो कंट्रोल रूम रवीश की रिपोर्ट में, वो तो बिल्कुल साफ हो गया। अब मैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की जूही सिंह मौजूद हैं। जूही जी, बीजेपी का भी ये कहना है और कांग्रेस का भी ये कहना है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको आवंटित करना चाहिए था, जो भी पैसा दिया गया उसका ठीक से प्रयोग करना चाहिए था, और राज्य सरकार ने नहीं किया।
किसान की समस्या बहुत ही संवेदनशील है। जो सुधांशु जी ने अभी कहा कि हमने पैसा दिया और मध्य प्रदेश ने उपयोग कर लिया और उत्तर प्रदेश ने उपयोग नहीं किया, ये खुद एक बड़ा ही विवादित स्टेटमेंट है। जहां तक मैं कहूँ 2012 के जो आंकड़े हैं, जिसमें हम दुर्भाग्यपूर्ण से कहते हैं कि फार्मर्स के जो सुसाइड हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से 20वें नंबर पे है और मध्य प्रदेश जो है वो 7वें नंबर पर है। जो योजनाएं बनती हैं, बुंदेलखंड खुद में एक इलाका है जहां तक हमें लगता है कि योजनाएं उस इलाके को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। ठीक है, आपका ये आंकड़ा मैं सुधांशु जी के सामने रखूंगी, लेकिन जो जमीनी स्थिति है उस पे तो समाजवादी पार्टी जवाब देगी ना। 6 जिले बुंदेलखंड के आते हैं ना उत्तर प्रदेश में, चिट्ठी आप लोग लिखते हैं सीएम ऑफिस की तरफ से, जूही नहीं सीएम ऑफिस की तरफ से एक चिट्ठी जाती है, मेरी बात सुन लें, फिर केंद्र सरकार की तरफ से आता है कि हमने इतना पैकेज रिलीज कर दिया, लेकिन हमारे किसानों को तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। पैकेज किस चीज, एकदम सही है, पैकेज किस चीज के लिए रिलीज कर दिया? क्या पैकेज ऐसे भारत सरकार जो देती है वो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देती है? आपने किसके तहत इस्तेमाल किया? बुंदेलखंड के लिए सही है। जो भी पैकेज अभी तो इन्होंने बुंदेलखंड के लिए बीजेपी ने क्या रिलीज किया है ये मुझे भी नहीं पता है और उनको भी नहीं पता होगा। ऊर्जा जरूर हम बहुत बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ विभिन्न सौर ऊर्जा से जो संयंत्र चल सकते हैं। केंद्र में सरकार आई है, आप सुनिए, उससे आप तो उससे पहले से यूपीए सरकार के दौरान क्या आया होगा? मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, यूपीए सरकार के दौरान भी जो रिलीज किया होगा उसका भी कुछ आपको आइडिया है या नहीं है? बुंदेलखंड के लिए कोई पैसा आए या नहीं आए उसकी कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ बुंदेलखंड के तहत जो भी पैसा उत्तर प्रदेश के लिए आया उसमें जितना हमें मिला उसमें से जो हम योजनाएं वहां के लिए स्पेसिफिक समझते थे उसके लिए हमने इस्तेमाल किया। अगर कोई योजना बुंदेलखंड में लागू नहीं हो सकती और उसके अंतर्गत पैसा आया है तो उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें कोई आपसी डिपार्टमेंट्स की लड़ाई का योगदान नहीं है और हम बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पढ़ रही थी कि जो ज्यादातर फंड का इस्तेमाल हुआ वो बिल्डिंग ऑफ वेयर हाउसेज, गोदामों के लिए हुआ, मार्केट यार्ड्स के लिए हुआ और चेक डैम बनाने के लिए हुआ। गोदाम और चेक डैम की आपने चेक डैम बनाने की जो आपने उसकी यथास्थिति देख ली कि किस तरह से 5-5 लाख रुपए देते गए। ज्यादातर जो पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए गया। आपने जो भी स्पेसिफिक चेक डैम्स बने हैं वो किस कार्यकाल में बने हैं ये मुझे पता करना पड़ेगा। गोदाम एक जरूरी हिस्सा है किसी भी क्षेत्र के लिए, वो बनने चाहिए क्योंकि हर क्षेत्र हर तरह का अनाज या जिसको कहते हैं कृषि क्षेत्र में विकसित नहीं होता है। जरूरी है कि वहां पर गोदाम में अनाज हम स्टोर कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। चेक डैम्स का डेट्स क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। अगर मैं कहूं तो हमारे कार्यकाल में बना, मैम इतना आपको स्थिति नहीं, आप डेट्स बताएं। हमारी सरकार जरूर है लेकिन वो चेक डैम्स बने कब थे ये मेरे लिए जानना जरूरी है कि हमारे कार्यकाल में बने थे। आप ही की सरकार के दौरान बने हैं मैम ये। रवीश आप वहां से होकर आए, जरा आप बताइए समाजवादी पार्टी को कि किस दौर में बने थे? जी देखिए निधि जी, जिस पार्क की बात मैं कर रहा हूँ 2 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क बना और शिवपाल यादव वहां पर 2 साल पहले उद्घाटन करने गए थे बाकायदा। शिवपाल जो है वो शिवपाल यादव को पूछना चाहिए था कि आखिर इस जंगल में इस पार्क का क्या काम है। अब आप बताइए कि किसानों के लिए अगर आप पार्क बना रहे हो जंगल में तो उसका क्या काम है। और वहां पर मंत्री जी जाते हैं और उसके बाद में उद्घाटन करने के बाद में चले आते हैं। अभी बात हो रही थी बीजेपी की, बीजेपी के पन्ना से काफी सारी शिकायतें आई हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और उसकी बाकायदा जांच चल रही है और खुद जो है वो मध्य प्रदेश के मंत्री ने ये जो है वो चिट्ठी लिखी है कि पन्ना में काफी सारा घोटाला हुआ है बुंदेलखंड राहत पैकेज के नाम पे। तो आखिर राशि को खर्च करना ही सिर्फ नहीं होना चाहिए। मैं आती हूँ सुधांशु जी पे, पहले जूही को एक करके समाजवादी पार्टी से। जूही जी, एक बीच जंगल में पार्क का क्या काम? हमारे गाँव वाले जो किसान है इतनी मौतें हो रही है, क्यों पार्क की क्या? और आपके मंत्री खुद गए, बड़े नेता शिवपाल जी वहां जाते उद्घाटन करने। बुंदेलखंड को मैं बता रही हूँ, बुंदेलखंड को हम लोग एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की सभी भूमि उपजाऊ नहीं है जिस पर हम खेती कर सकें और हम चाहते हैं कि वो इलाका, क्योंकि
वाइल्ड लाइफ या इसको कहें कि बहुत सारे इकोलॉजिकल कारणों से भी महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा दे। तो इसलिए जंगल में पार्क होने में कोई कठिनाई तो है नहीं। और जहाँ तक चेक डैम से, आप जरूर मुझे डेट्स बताएं। जूही जी, साल में उद्घाटन सवाल ही उठता है नहीं, ऐसा उद्घाटन करने के बाद आपको क्या घोटाला वहाँ लगा? जूही जी, आपने पार्क की स्थिति देखी? घोटाले की बात यह है कि वो सिर्फ उसका उद्घाटन होता है कागजों पे दिखाने के लिए, पैसा किसके पास जाता है? और ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वहां पर आपने देखा कि जो अगर मूर्ति भी वहां पे लगानी थी तो किस बदहाल स्थिति में वहां पर वो पड़ी हुई थी। रवीश, जरा बताइए कि ये क्यों पर समस्या है इससे? अच्छा, आप देखिए कि पार्क में प्लास्टर ऑफ पेरिस के खंबे लगे हुए हैं। एक सबसे ज्यादा जो है वो करप्शन का मतलब दूर से लगता है कि सीमेंटेड पत्थर हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस के पत्थर वहां पर लगाए गए हैं खंबे, और अंदर जो है वो बालू भरा हुआ है उसमें। पूरा जो पार्क है वो एकदम से उजाड़ इलाके सा है और वहां पर तो गाय हैं और टिकट घर बना दिया गया। टिकट घर आज तक जो है वो खुला ही नहीं टिकट घर। तो आखिर केवल उद्घाटन करना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपने 2 साल में क्या किया वहां पर बांदा के लिए? आप एक बार बताइए जरा कि पर्यटन के विकास के लिए क्या किया आपने बांदा में? केवल 2 पार्क आपने बना दिए 2-2 करोड़ रुपए की लागत से। केवल 2 पार्क मतलब 2 पार्क बनाए आपने? बांदा से 60 किलोमीटर दूर 2 पार्क, वो भी 2-2 करोड़ रुपए की लागत से। 1 मिनट, 2 पार्क बने और आप उसमें भी आपको कठिनाई है कि वो पार्क क्यों बने? बिल्कुल मैम, कठिनाई है क्योंकि किसानों का पैसा, जो किसान वहाँ पर लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, आप वहाँ पर पार्क बनवा रहे हैं 65 किलोमीटर दूर जंगल बियाबान में। फिगर्स में बता चुकी रवीश जी, मैं आपको फिगर्स बता चुकी हूँ। और किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो ये केवल बुंदेलखंड की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। और बुंदेलखंड में बहुत लंबा सूखा पड़ा है। कुतर्क हुआ कि वहाँ भी आत्महत्या कर रहे हैं तो यहाँ भी आत्महत्या करना चाहिए, यहाँ वो हो रहा है तो हम भी करना चाहिए। एकदम नहीं करना चाहिए। आप मेरी बात को पलट रहे हैं। मैं सुसाइड्स को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। बहुत लंबा सूखा वहाँ पड़ा है। जो कृषि है उसको रेन पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। जोही जी, सिर्फ आपके नेता बुंदेलखंड में केवल खनन और बालू का खनन कर रहे हैं, बाकी वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जमीन पर कुछ भी हालात वहाँ पर अच्छे नहीं है। किसान लगातार वहाँ, आपको वहाँ कोई पावर प्लांट वहाँ नहीं दिखाई देता है बुंदेलखंड में। आपको कोई और योजना नहीं दिखाई देती है। केवल पारिच्छा पावर प्लांट अभी वहाँ पर चल रहा है, बाकी सब अभी चलने की लाइन में है। अभी वहाँ पर बजाज वाले खोल रहे हैं, उनका चलने की लाइन में तो है, चलने की लाइन में तो है। उनका तो केवल उद्घाटन नहीं हो रहा है। वो नहीं मैम, ये बताइए ना कि पावर प्लांट से क्या होता है? जी जी, देखिए जो पावर प्लांट से, पावर से तो सब कुछ होता है। नहीं, पावर से तो सब कुछ होता है। आप कह रहे हैं पावर प्लांट से कुछ नहीं होता है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ये नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि पावर प्लांट से कुछ नहीं होता है। उन्होंने बोला उस पर ज्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है। सिंचाई की जाती 45% ऑफ द लैंड वहाँ पे इरिगेशन ही नहीं होता है, उस पे लगाते पार्क ही बनाए। इरिगेशन बुंदेलखंड में इरिगेशन अगर आप सोलर पावर से नहीं वहाँ करेंगे तो किससे करेंगे? आप ये बताइए। एक सुधांशु जी से फिर पन्ना के ऊपर। सुधांशु जी, आप ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी हमारे कहा था, उन्होंने जब ये रैली हुई थी उनकी विजय शंकरनाथ रैली की, जो मध्य प्रदेश है वहां पे तो 30% जो जमीन इस इलाके की आती है, जो 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं, उसमें सिंचाई में आ गई है। 3 गुना वहां पे ज्यादा पैदावार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ रवीश आपको पन्ना का जिक्र करके बताते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश का भी हाल बुंदेलखंड इलाके से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। नहीं, देखिए, अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट की वो बात कह रहे हैं, इसके आधार पर इतना जनरलाइजेशन करना तो उचित नहीं है। जब हमारी सरकार आई थी मध्य प्रदेश में तो कृषि विकास दर कितनी थी मध्य प्रदेश की? 3.5% के आसपास। आज कितनी है? 14-15% के आसपास। और इतना ही नहीं है, पिछले साल 18.96% तक पहुंची थी। पिछले साल पंजाब से ज्यादा फूड ग्रेन में कंट्रीब्यूशन किया मध्य प्रदेश ने। सिंचाई योजनाएं जो कि सिंचित भूमि, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देती है कृषि के लिए। तो पिछले 10 सालों में जिन 2 राज्यों ने सबसे ज्यादा कृषि को सिंचित भूमि में विस्तार किया है, उसमें गुजरात और मध्य प्रदेश थे। सर, छत्तीसगढ़ का पूरे राज्य की बात नहीं हो रही है सर। 10% इसमें हमारा ये जानने का है कि पन्ना से शिकायतें क्या हुई आपके पास में, और खुद आपके मंत्री ने शिकायत की कि धांधली है काफी सारे बुंदेलखंड पैकेज को खर्चा करने में, और आपकी सरकार ने किया क्या? आखिर कार्रवाई क्या की, ये तो बताइए आप।
अरे भाई, आपने एक पन्ना का विषय उठाया, वहां पर जो भी आप कह रहे हैं यदि उसमें कोई भी अनियमितता होगी तो युक्त संगत कार्रवाई करेगी। यहां विषय बुंदेलखंड पैकेज था। आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के लिए जो पैसा मिलता वो 3 विभागों में डिवाइडेड था, एक कृषि विभाग, एक मार्केटिंग और एक भंडारण। मध्य प्रदेश ने क्या किया, 6 जिले जो थे, तीनों 2-2 जिले उन्होंने हर एक विभाग को दे दिए, एजेंसी एक ही रखी और काम करवा दिया। उत्तर प्रदेश में निर्णय नहीं हो पाया, तीनों विभाग कहते रहे नहीं जी हम ही करेंगे और वो पैसा लैप्स कर गया। ठीक है सुधांशु और जी, 72 यहाँ विषय पे के ऊपर मिसेस बात सिंह को लेकर करेंगे तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी मिसेस सिंह, क्या हुआ जो हमारे ये फंड्स आए, क्या हम किसान की भी स्थिति में भी आऊंगी, लेकिन फंड्स का क्या हुआ, क्या स्थिति रही? देखिए, अभी आपने सुना, सारी पार्टियां ये कहती हैं कि आंकड़ों के हेरफेर के अंदर लोगों को फंसा लो, उससे लोग बच जाएंगे, और तभी किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि इनके आंकड़े ही आंकड़े हैं, जमीनी कार्रवाई कुछ नहीं करते, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखते हैं यूपी की अगर बात करें तो एनआरएचएम स्कैम हुआ, अभी वहां से उभर रहे हैं। यहां पर एक बड़ा स्कैम दिख रहा है, जो पैकेज दिया अल्टीमेटली वो पैसा कहां गया? वो पैकेज पावर प्लांट्स के लिए नहीं था, वो पैकेज जो है, आप अगर दूध की नदियां बहाना चाहते हैं, आपने उसके अंदर जो है, अगर आपने कोई प्रपोजल था आपका डेयरी के लिए, एनुअल हस्बेंड्री के लिए, वो कहां गया? आज की तारीख में पूछेंगे आगे दूध क्रांति की बात। प्रॉब्लम यह है, बहुत जो पैकेज दिया जाता है स्पेसिफिक होता है, पैकेज इन जनरल नहीं दिया जाता कि आपको जो है राहत दे रहे हैं, खराब दे रहे हैं, आप जैसे चाहो उसको इस्तेमाल कर लो। ये बजट नहीं है कि आप एलोकेट करते रहेंगे। जो पैकेज दिया जाता है स्पेसिफिक एलोकेशन के हिसाब से दिया जाता है। तो इसलिए जो पैकेज दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। केवल वहां प्रदीप जी अगर कहते हैं कि हमने उस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने चालू कर दी थी, ये सरकार नहीं कर रही, ये तो एक फैशन बन गया है कि जाते जाते आप सब कुछ कर जाओ और बाद में कहो दूसरी सरकार ने किया। अरे आपने 5 साल पहले क्यों नहीं किया?